नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। बिहार में इसी साल चुनाव होने वाले हैं और आज हम आज तक पर दिन भर चुनावी चर्चा कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा। सिन्हा साहब, आज तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि होली का रंग भी चढ़ा हुआ है तो बिहार में चुनावी रंग भी देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच विजय सिन्हा साहब, जो खबर आ रही है बिहार के लिए कानून व्यवस्था को लेकर, उस पर मैं सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहूंगा। 2 एएसआई की हत्या 3 दिनों के अंदर बिहार में हुई है। क्या ये नहीं दिखाता है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुका है? देखिए, बड़ा दुखद घटना है और एक्शन भी सरकार ली है। प्रशासन के लोग वैसे अराजक तत्व के लोग अपराधियों को गिरफ्तार भी किए हैं, त्वरित गति से कार्रवाई भी हुई है और इस तरह की मानसिकता पर लगाम लगाया जाएगा। किसी भी स्थिति में ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने के लिए, एनडीए सरकार सुशासन स्थापित करने के लिए ही आया है। और मैं बता दूं कि जब अराजकता का वातावरण था तो उस पीरियड में भी श्रद्धेय अटल जी ने सुशासन स्थापित करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को भेजे थे और 2005 से पूरी तरह से बेलगाम लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करने में सफल हुए थे इन्होंने। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं सुशासन स्थापित है, लेकिन देखिए पुलिसकर्मी की हत्या अगर हो रही है 2 दिनों में, अररिया में भीड़ ने ही जो है एक अपराधी को बचाने के कड़ी में हत्या कर दी एएसआई की। कल रात मुंगेर में देख सकते हैं किस तरीके से हत्या की गई है। तो कानून व्यवस्था पर सवाल तो खड़ा होगा ना कि ये कैसा सुशासन है? कुछ देखिए, हर समाज के अंदर कुछ अराजक तत्व के लोग रहते हैं। ये मानसिकता जो कानून को मानता ही नहीं है, पूरे माहौल को खराब करने में लगे रहते हैं। इसकी संख्या बहुत कम है, लेकिन ये लोग वातावरण को दूषित करने में जो माहौल खराब करते हैं, कौन लोग हैं आप समझ रहे हैं कि देख रहे हैं कि किनके संरक्षण में ये लोग पलते बढ़ते हैं। ऐसे लोगों को कौन कहीं न कहीं उत्साहित करता है, जिसकी करनी कथनी में समरूपता नहीं है। नेता प्रतिपक्ष को हम भी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। वो उप मुख्यमंत्री थे, हमने खुला चुनौती दिया था कि आप जब जब आते हैं सत्ता में तो अराजक तत्व के लोगों का मनोबल कैसे बढ़ता है, अपराध पर वो अपनी सरदारी कैसे साबित करने लगता है, प्रशासन को किस तरह से मखौल बनाता है। उनके एक भाई हैं, आज होली के दिन में देखिए क्या वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस को धमका के कह रहे हैं कि सस्पेंड कर देंगे, नहीं तो ठुमका लगाओ। ये मानसिकता दर्शाती है ऐसे लोगों का। और आज इसका कई साइड इफेक्ट बिहार में पड़ता है। हमारा निवेशक नहीं आता है, जो आता है वो पलायन के लिए, उसके आने के बाद पलायन के लिए विवश होता है। तो ये अराजक तत्व के लोग, एनडीए सरकार जब जब रही है, सत्ता से संरक्षण नहीं मिलता है, खुल कर करके खुली छूट। जिस भाषा में अपराधी समझे उस भाषा में समझाओ। किस भाषा में समझाना चाहिए? जिस भाषा में अपराधी समझना चाहता है। 2005 में अपराधी को अपराधी की भाषा में प्रशासन ने समझा दिया था। प्रशासन ऑर्डर के इंतजार में नहीं बैठता था। प्रशासन खुल करके स्पीडी ट्रायल चला करके एक्शन होता था। संपत्ति जब्त करने की भी व्यवस्था बनती थी। लेकिन देखिए, एक मॉडल उत्तर प्रदेश में चलता है जहां पर अपराधी को किस तरीके से ठंडा किया जा रहा है, तो हम लोग भी देख रहे हैं। क्या लगता है बिहार में भी क्या ऐसी कोई व्यवस्था की जरूरत है? नहीं, आपको जानकारी होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में ये मॉडल आज आया है, जोगी जी का मॉडल। बिहार में 2005 में एनडीए की सरकार पूरे जंगल राज को खत्म किया था। खुल करके इनकाउंटर कई अपराधियों को हुआ था। दहशत में बिहार छोड़ दिए थे या घर के अंदर दुबक गए थे। बिहार सक्षम है
आजादी के समय भी श्री बाबू मुख्यमंत्री थे। अंग्रेजों ने लिख के गया था कि बिहार लॉ एंड ऑर्डर में नंबर 1 स्टेट है। कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ऐसे अराजक तत्व के लोगों को संरक्षण या सहानुभूति मिलती है, मनोबल बढ़ता है। लेकिन अब एनडीए की सरकार है, ऐसे लोगों का मनोबल नहीं बढ़ेगा और पदाधिकारियों में भी करप्ट मानसिकता के लोग होंगे जो इन लोगों के साथ सहानुभूति रखेंगे, वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। क्योंकि अच्छे पदाधिकारी अभी आए हैं और मुख्यमंत्री भी पूरी सजगता से अपराध भ्रष्टाचार पर अंकुश और दबिश लगाने के लिए खुल कर करके अपने सहयोगी और प्रशासन के साथ उन्होंने स्पष्ट निर्देशित किया है। तो क्या एनडीए सरकार की तरफ से पुलिस को ये खुली छूट है कि अगर एनकाउंटर करने की जरूरत पड़े तो अपराधियों का एनकाउंटर भी किया जाए? देखिए, कहीं बंदिश है क्या? पुलिस की जान ले लेगा, पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठा रहे, अपराधियों की गोली खा करके मौत के मुंह में चला जाए? आत्मरक्षार्थ अपनी अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है। अपनी आत्मरक्षा के लिए आप हर वह उपाय ढूंढ सकते हैं जिस उपाय से आपकी रक्षा हो सके। एनकाउंटर उसमें से एक उपाय है, आपको लगता है? मैं कह रहा हूं कि आपके ऊपर कोई हमला करेगा, अंतिम प्रयास आप करेंगे बचने का। पुलिस के पास शस्त्र है और उसकी हत्या कोई कर दे और पुलिस हाथ पर हाथ धर करके गोली खाने के लिए विवश कहाँ है? ये कहाँ बंदिश है? कहाँ माननीय न्यायालय का या सरकार का कोई रोक ऐसा लगा हुआ है? और आज जरूरत है कि अपराधियों को जिस भाषा में समझ में आता है, बिहार में भी माफिया राज था, बालू माफियाओं का कितना शोर था। हम नेता प्रतिपक्ष से 1000 राउंड गोली चली थी यही कोइलवर में, कई लाशें गिरी थी। सरकार भी वही है, प्रशासन भी वही है, क्यों बंद हो गया लाशें गिरना? नीयत ठीक रहेगा, नीति सफल होगी। सरकार की नीयत ठीक है, इसलिए लोग ये भूल जाए कि राजद के सहयोगी सरकार है, ये बीजेपी का सहयोगी सरकार है और बीजेपी एनडीए गठबंधन खुल करके सुशासन के लिए काम करता है। सिन्हा साहब, दूसरा सवाल एक आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं सुशासन का राज है, कानून व्यवस्था कायम है, लेकिन नीतीश कुमार जिन्होंने बिहार में सुशासन कायम किया, उनको लेकर अब तेजस्वी यादव जो हैं वो हमला करते हैं, कहते हैं अचेत अवस्था में है, अयोग्य हो गए हैं, मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है, उनके हाथ में बिहार असुरक्षित है। अब नेता प्रतिपक्ष सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं, जमीन पर मेहनत करके आते तो इस तरह की भाषा नहीं बोलते। अपने पिताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके जो शारीरिक रूप से भी कमजोर दिखाई पड़ते हैं और मानसिक तौर से तो पहले ही कमजोर दिखाई पड़ते थे, पूरे बिहार को गाली बना दिए, बिहार के लोगों को पलायन के लिए विवश कर दिए। यही बिहार था ना उनके पिताजी के रीजन में कि जितना आतंकवादियों से गोली से नहीं मरा था, उससे ज्यादा बिहार में नरसंहार से मरा था। ये अचेत अवस्था कहलाता नहीं, वो समय भी कहलाया जाता था। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कम से कम अपराधी को संरक्षित नहीं करते, अन्य मार्ग में बैठा करके अपहरणकर्ताओं से डील नहीं करवाते। आज गाड़ी की लूट हुई थी, उन्हीं की साला ने बोला है कि अन्य मार्ग 1 नंबर से ही ये डील हुआ था। अरे ये लोग सत्ता की बेचैनी में जाति के जहर के लहर का कहर ढाया और बिहार को बर्बाद किया। आजादी के बाद बिहार हर क्षेत्र में आगे था, पूरी व्यवस्था को ध्वस्त किया है इन लोगों ने। और ऐसे मानसिकता के लोग आज भी अपने जाति के जहर से बिहार के सामाजिक ताना बाना को तोड़ना चाहता है। आपको लगता है नीतीश कुमार अभी भी उस अवस्था में है कि अगले 5 साल बिहार चला सकते हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव कहते हैं ऐसी स्थिति में वो नहीं है। मैं आपको जानकारी दूं कि मैं तो 1 वर्ष से इधर और उसके पहले भी मैं मंत्री रहा हूं, विधानसभा का अध्यक्ष रहा हूं। मुख्यमंत्री जी का कई बार हम लोगों ने बैठे हैं, मिले हैं, पूरी तरह से गंभीरता के साथ
उनकी व्यवस्था चलती है। उन्होंने इधर भी कहे थे कि पूरी तरह से अपराध या भ्रष्टाचार के कार्यों पर सख्ती रखें। आज उसी का परिणाम है कि हम आरा के और मुजफ्फरपुर के प्रभारी मंत्री हैं। हमने खुल करके कहा था कि अपराधियों के साथ कोई भी सहानुभूति रखता है उस पर सख्त कार्रवाई करें और जिस भाषा में अपराधी समझता है उस भाषा का उपयोग करें। मेरा सवाल दूसरा था, नीतीश कुमार के अगले 5 साल ही मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको लगता है शारीरिक हो या मानसिक हो स्थिति में वो है? मालिक जनता है, जनता बहुमत देगी तो नेता नीतीश कुमार है। और एक चीज बता दें कि तेजस्वी यादव कहते हैं अचेत अवस्था में है। हम तो बता रहे हैं कि जब उनके पिता शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और कानूनी रूप से भी अपराधी, भ्रष्ट और दिवालियापन घोषित हो चुका है और तब राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के वो पार्टी चलाते हैं, बेटा को धृतराष्ट्र दुर्योधन को रूप में स्थापित करना चाहते हैं। हम उस भाषा का उपयोग नहीं कर रहे, लेकिन यही लोग इतिहास के पन्नों में कहता है कि धृतराष्ट्र दुर्योधन को स्थापित करने के लिए आंखें बंद कर करके महाभारत करवा दिए। नीतीश कुमार उस स्थिति में नहीं है, वो शासन के चलाने योग्य है। उम्र है, अमूमन है कि एक उम्र होता है तो उम्र की ढलाव अब जो एक 50 साल का 40 साल के उम्र में जो नीतीश कुमार की कार्य क्षमता थी थोड़ा सा अंतर पड़ता है। लेकिन ये कह देना कि उनकी उम्र हो गई है, अगर जो उम्र हो जाती तो 38 जिला घूम के आए, हर जगह दौरा किए, लोगों से मिले। और आप युवराज 5 साल नेता प्रतिपक्ष रहे, 5 लोगों से जाकर के घटना दुर्घटना में आप मिल सके क्या? मैं भी नेता प्रतिपक्ष 367 दिन था, 307 दिन 8 दिन हर जिले के अंदर दौरा किया था, लोगों से मिलते थे। याद होगा छपरा सिवान में शराब वाले मामले में किस तरह से दौरा किए थे। यही तेजस्वी यादव जी कहते थे, जो मुख्यमंत्री पहले बोलते थे जो पिएगा वो मरेगा, नहीं देंगे मुआवजा। भारतीय जनता पार्टी ने मुआवजा दिलाया 4 लाख रुपया लोगों को। अच्छा, एक छोटा सा जवाब इस सवाल का चाहूंगा, यानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए इस बार चुनाव लड़ने जा रहा है और मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होंगे अगर एनडीए चुनाव जीतता है तो? देखिए, हमारा ऊपर का नेतृत्व इस पर कई बार कह चुके हैं और बीजेपी कोई परिवारवादी, वंशवादी, जातिवादी पार्टी है नहीं, सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है। और सामूहिक नेतृत्व जब निर्णय लेता है तो लोग स्वीकार नहीं करते हैं, स्वागत करते हैं। इसलिए हमारे कहने नहीं कहने से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। मेरा सामूहिक नेतृत्व इस पर कई बार कह चुके हैं और जो नेतृत्व निर्णय लेंगे पार्टी के लोग स्वीकार ही नहीं स्वागत करेंगे और कंफ्यूजन नहीं रहता है। मैं पहले भी कहा कि मैं सत्ता के लिए समझौता कभी नहीं करता हूं। यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? मैं बता रहा हूं कि मैं सुशासन के लिए समझौता करता हूं, बिहार को बर्बाद होने से बचाने के लिए समझौता करता हूं और हमारा नेतृत्व का जो निर्णय है बिहार को बचाने के लिए, सुशासन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वही बनेंगे। चलिए, लेकिन एक सोशल मीडिया पे बड़ी चर्चा रहती है सिन्हा साहब को कि आपका विधानसभा में जो तेजस्वी यादव के साथ जो आपका एक तूतू मैमे हुआ, जहां पर उन्होंने आपके तिलक पर सवाल खड़ा किया, आपके सनातनी होने के बावजूद झूठ बोलने का आरोप लगाया। अब वो इसलिए कहा क्योंकि विजय कुमार सिन्हा बहुत बेबाक तरीके से ये कहे जाते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना तो तभी पूरा होगा जब बिहार में कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो वो टीस क्या विजय कुमार सिन्हा के दिल में या बीजेपी के दिल में आज भी है कि भाई बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री आज तक आप लोग नहीं बना पाए बिहार में? देखिए, एक चीज मैं बता दूं कि अपने पार्टी का, अपने नेतृत्व का, हर पार्टी का एक सिपाही अपने नेता के सपना को पूरा करने के लिए काम करता है, इसमें दो मत नहीं है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी माननीय जसवंत सिन्हा अध्यक्ष थे बिहार में, हाईकोर्ट के सामने बाबा भीमराव अंबेडकर के मूर्ति के सामने धरना था,
उस समय आए थे, जंगल राज के विरुद्ध उन्होंने कहा था उसको हटाना है तो कमल को खिलाना है, भाजपा की सरकार बनानी है। और ये सपना उनका पूरा हुआ जब 2005 में कमल के बल पर एनडीए की सरकार और सुशासन स्थापित हुआ। और अपने दल के अंदर कौन कहेगा कि हम जिंदगी भर दूसरे के पालकी ढोते रहेंगे। आज बीजेपी की सरकार बनी है केंद्र में, आज एनडीए की सरकार है बिहार में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए के पार्ट रहे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं अब कभी नहीं जाऊंगा, ये जंगल राज वाले लोगों को हमने देख लिया, मौका दिया समाजवादी के पुत्र के नाम पर, लेकिन उन्होंने लूटने में लगा रहा। तो अब तो वो हमारे हैं, हम उनके हैं। अब तो सबका साथ सबका विकास का जो महामंत्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, ये सेंटीमेंट की बात नहीं, ये कमिटमेंट की बात है। और उस कमिटमेंट को जिसने भी स्वीकारा है, हम उसके साथ। चलिए, तो भविष्य में कभी हो सकता है बीजेपी का मुख्यमंत्री बने? हम तो कह रहे हैं कि आज एनडीए गठबंधन आज है, कल माननीय नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णय और सहमति से सामूहिक नेतृत्व एनडीए के गठबंधन का हर निर्णय स्वीकार होगा कार्यकर्ता को। अगर वो कहें कि नीतीश कुमार कहें कि नहीं बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए तो हो सकता है। मेरा एक व्यक्ति का, यहाँ एक पार्टी का, एक परिवार का तो है नहीं, सामूहिक नेतृत्व है। नीतीश कुमार जी अगर बोले कि आप ही बनाइए तो आप बना सकते हैं। सामूहिक नेतृत्व का निर्णय स्वीकार होगा, क्योंकि बीजेपी अपने गठबंधन को परिवार और भाई की तरह लेके चलता है और निभाता है, कमिटमेंट करता है तो उसको पूरा करता है। ये बताइए तो सिन्हा साहब, क्योंकि ये बड़ी चर्चा चलती है ना कि चुनाव जीत जाएंगे तो फिर नीतीश कुमार के साथ आप लोग शिंदे वाला खेल ना कर दे जो महाराष्ट्र में हुआ था। बीजेपी की ज्यादा सीटें अगर आ गई, शिंदे साहब के साथ खेला होता तो साथ रहते क्या? चुनाव तो आपने लड़ा था शिंदे साहब के नाम पे ही वहां। एक चीज बता दें, मैं कहा कि मैं गठबंधन को परिवार मानता हूं, और जब परिवार के रूप में चलते हैं, इतना काम कर रहे हैं, काम के दम पर आप लोग वोट मांग रहे हैं, तो आखिर फिर ये हिंदुत्व का एजेंडा इतना एग्रेसिवली चलाने के लिए जरूरत क्या है बिहार में? बाबा बागेश्वर की एंट्री, मोहन भागवत का आना, श्री श्री रविशंकर का आना, हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, बिहार से इसकी शुरुआत होगी। तो क्या लग रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ध्रुवीकरण होता है, बिहार को भी क्या आप लोग चाहते हैं कि जातियों में मतदाता वोट ना करके हिंदू बन के अगर वोटिंग बूथ पर जाए तो इसका फायदा होगा? नहीं, देखिए एक चीज बता दूं, ये सनातन के संतानों को जिस तरह से भयभीत करने का वातावरण बनाया गया सीमांचल के क्षेत्र में, आप देखिए बांग्लादेशियों के द्वारा जिस तरह से पोषित कर करके आज किशनगंज हमारे भगवान किशन के नाम से, और 75% आबादी कहां से आ गई? कैसे बढ़ा आबादी? हमारे लोग पलायन क्यों हो रहे हैं? कम से कम एनडीए सरकार में ये ठहरना चाहिए, रुकना चाहिए, फिर से कोई संबल बनना नहीं चाहिए। ये माहौल आज सनातन धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये कहां है कि अपने धर्मों को गाली दो, धर्म गुरुओं को अपमानित करो, धर्म ग्रंथों पर प्रश्न उठाओ? कहां है धर्म निरपेक्षता का मतलब? अरे मेरे संविधान बनाने वाले लोगों ने संविधान के हर भाग पर किसका चित्र लगाया है? ये संविधान विरोधी मानसिकता के लोग जो राष्ट्र को गुलाम बनाने की मानसिकता रखता है। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 पर भगवान राम, मां जानकी और लक्ष्मण जी का चित्र है। फंडामेंटल ड्यूटी जिसमें जुटा भाग 4 भगवान कृष्ण अर्जुन का है, हनुमान जी का है। आप पे आरोप लग रहा है ना ये सब आप चलाक, जैसे सीता मंदिर बनाने का जिक्र हो रहा है कि आप लोग सांप्रदायिकता फैलाना चाह रहे हैं, माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं ताकि फायदा हो। मैं अपने सनातन के संतानों को उसकी शक्ति, उसकी भक्ति, उसके विरासत को बताना चाहता हूं कि यही बिहार के लोग थे जो अखंड भारत का निर्माण किया था। वहां कोई सांप्रदायिकता की बात नहीं थी, ज्ञान विज्ञान का केंद्र बिंदु था, कई धर्मों का उद्गम स्थल था।
हम बिहारी को गाली बना करके। आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव कहते हैं कि एक 36 साल के युवा से पूरी की पूरी बीजेपी डरी हुई है। ये कौन सा युवा? 5 साल में 5 जगह विपक्ष की भूमिका जो नहीं निभाता हो, चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाता हो, ये युवा वही है ना? इनको सत्ता हाथ में जाने के बाद बिहार सुरक्षित रहेगा जो सोने के चम्मच लेकर के अय्याशी करने में, सनातन के संतानों को अपमानित करने में समय व्यतीत करता हो? ये उप मुख्यमंत्री थे, इनके मंत्री शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पर प्रश्न उठाने में लगे थे। ये वही है युवा ने? बिहार को गाली बनाने वाले ये लोग हैं। और मैं एक चीज बता दूं, अब तो मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर हूं। रोड में जितना था उतना हमने सेवा किया, काम किया। वहां भी लूटने वाले पर, ये भी पथ निर्माण मंत्री थे, कलम नहीं चला। विजय सिन्हा ने उस तरह के भ्रष्ट मानसिकता के लोगों को रगड़ दिया, हिचके नहीं, और मुख्यमंत्री ने रोका भी नहीं। अब एग्रीकल्चर मिनिस्टर है तो एक चीज प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार है कि जो बीज हम बोते हैं वो बीज सैकड़ों बीज के रूप में निकलता है। तो आरजेडी का बोया हुआ बीज जो अपराध, भ्रष्टाचार, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार से सुसज्जित है, पोषित है, वही बीज आज भी बिहार को कलंकित कर रहा है। चलिए, छोटा सा सवाल, जवाब एक लाइन में जवाब दीजिएगा। 2025 में क्या टारगेट लेके बीजेपी चल रही है चुनाव में इस बार? 10 का। 2010 में एनडीए 22-23 सीट पर राजद को पहुंचा दिया था, वही लक्ष्य मेरा है। उस समय भी इनका माई समीकरण काम नहीं आया और बाप समीकरण भी काम नहीं आया। 2025 में माई और बाप समीकरण काम नहीं आएगा। चलिए, शुक्रिया विजय कुमार सिन्हा साहब। तो ये थे बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि 2025 में भी लक्ष्य, यानी कि 2025 में 225 से भी ज्यादा सीटें जीतने का है। और तेजस्वी यादव पे भी काफी हमलावर है, कह रहे हैं माई समीकरण हो या बाप समीकरण, कोई भी काम नहीं आने वाला है। बहरहाल बिहार को लेकर चुनावी चर्चा जारी है। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।